हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं भैया। जो मॉक टेस्ट कराया था उसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है विक्रेताओं से प्राप्त चालान जो 30 दिन में दे है उन्हें निम्नलिखित में जमा किया जाना चाहिए। तो ये असल में इनवॉइस जो रिसीव होता है लेनदारों से, जो 30 दिन में रिसीव होना है उसे जो क्रेडिट किया जाएगा वो देय विपत्र मान करके क्रेडिट किया जाता है भैया। ये देने वाले के लिए देय विपत्र होता है और जिसे प्राप्त होना होता है उसके लिए प्राप्य विपत्र होता है। देय विपत्र मतलब ड्यू जो होता है, बिल्स पेबल जो होता है वो क्रेडिट होता है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है। ये रियल अकाउंट होते हैं दोनों, याद रखना। आगे बात आती है कार्यालय उपकरण की खरीद के लिए क्रेडिट की आवश्यकता होती है तो देय खाते की जरूरत होती है। ठीक है, अकाउंट पेबल होता है। आगे बात करते हैं बिक्री रिटर्न की पुष्टि करते समय निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो डेबिट नोट्स की जरूरत, नोट की जांच जो है ये जरूरी नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डेबिट नोट किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है। तो खरीद रिटर्न के लिए तैयार किया जाता है, परचेज रिटर्न के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, क्रय वापसी बही का शेष हमेशा होता है तो ये क्रेडिट होता है। कौन सा कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर की गई प्रत्येक वस्तु के लिए रखा जाता है। तो ये बिन कार्ड कहलाता है भैया। आगे देखिएगा, एक संगठन के पास 90,000 रुपये का फर्नीचर, 1,00,000 रुपये नकद और 10,000 रुपये देनदार, 1,000 रुपये अन्य परिसंपत्ति और 90,000 रुपये की इक्विटी है। तो कुल मिलाकर के टोटल एसेट्स हो गई 2,01,000 की और कैपिटल हो गई 90,000 की। तो 2,01,000 में से 90,000 घटा दे तो दायित्व आ जाएंगे 1,11,000 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब वास्तविक हानि निर्धारित हानि से कम होती है तो अंतर की राशि क्या कहलाती है। तो जब वास्तविक हानि निर्धारित हानि से कम होती है तो क्या होता है भैया, ये एबनॉर्मल लॉस कहलाता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। जरा सुन लीजिएगा क्या कहलाएगा, या सामान्य हानि कहलाएगी। तो पहले जरा केयरफुल्ली समझिए क्या चीज कह रहे हैं इसमें। तो इसमें बात आती है कि यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि वास्तविक हानि पूर्व निर्धारित हानि से कम होती है। यानी मैंने माना था कि 100 रुपये का लॉस होगा लेकिन लॉस हुआ 90 रुपये का, यानी मेरे अनुमान के अनुसार उससे भी कम लॉस हुआ। तो ये मेरा असामान्य लाभ कहलाएगा, ना कि असामान्य हानि कहलाएगी। तो ये असामान्य लाभ कहलाएगा भैया।
ये हो जाएगा इसका असामान्य लाभ। हाँ भैया, तो आप देखेंगे समझ में आ गया कि जब हमारी हानि अनुमानित हानि से कम होती है तो ये इस दशा में हमारा असामान्य लाभ होता है। ठीक है, इसे हम एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, प्रतिधारित आय विवरण में दर्शाया गया है। तो आय, प्रतिधारित आय जो है असल में होता है वो क्या है भैया, कि जब कंपनी को लाभ होता है तो कंपनी अपने पूरे लाभ को अंशधारियों में नहीं बांटती, बल्कि उसकी कुछ हिस्सा बचा करके चलती है भविष्य के लिए। ठीक है, या कंटिन्यू लगातार लाभांश वितरित करने के उद्देश्य से आय का एक भाग बचा करके चलती है, जिसे प्रतिधारित आय कहते हैं। और प्रतिधारित आय, ठीक है, प्रतिधारित आय जो होती है वो लाभ का एक तरह से विनियोजन कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फी नॉट रिसीव्ड इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम इन केस ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट बिकॉज। तो असल में क्या है, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, लॉयर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनमें क्या होता है भैया, ये लोग अपने एक रिकॉर्ड जो तैयार करते हैं वो वास्तव में केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर करते हैं। तो ये केस बुक मेंटेन करते, केस मिला तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिला तो नहीं रिकॉर्ड करें। तो ये रियलाइजेशन हो गया वसूली अवधारणा। ओके, आगे बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि 2012 दिसंबर माह के लिए बकाया किराए पर दिखाया जाता है। तो असल में जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारी लाइबिलिटीज होती है, उसे ना तो हम केस बुक के डेबिट में ले सकते, ना केस बुक के क्रेडिट में ले सकते। इसका मतलब इनमें से किसी में नहीं जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा भैया। आगे देखते हैं भाई, विक्रेता क्रेता को निम्न मामलों में क्रेडिट नोट नहीं भेजता। तो भैया देखिएगा, माल की कमी होने पे भी भेज सकता है, अतिरिक्त माल भेजा गया हो तब भी क्रेडिट डेबिट नोट तैयार होता है भैया। चालान में कम कीमत दर्शाने में चूक होने पर भी हो सकता है। तय दर से कम छूट नहीं हो सकती है, ये सी पॉइंट हो जाएगा। जब आपने एक बार तय कर लिया तो उससे कम छूट नहीं देगा कभी भी व्यापारी। आगे देखिए, यदि पत्नी से लिया गया ऋण उसकी निजी संपत्ति से दिया गया माना जाता है तो ऐसे ऋण की स्थिति में इस प्रकार होगी कि असुरक्षित ऋणदाता मानी जाएगी और देने योग्य समझी जाएगी। ठीक है, अगर लड़की ने अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट से कमाया है या उसको उसके मायके से मिला है, अगर उस धन में से अपने पति को कुछ ऋण देती है तो ऐसी दशा में वह देने योग्य समझा जाता है। ठीक है, ऐसी दशा में इसे असुरक्षित ऋणों में सकल लेनदारों में और देने योग्य लेनदारों दोनों में शामिल किया जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे राजस्व व्यय माना जाता है। तो राजस्व व्यय का मतलब होता है रोजमर्रा होने वाले व्यय, ऐसे रूटीन बेसिस पर होने वाले व्यय जो रूटीन बेसिस पर किए जाते हैं। तो करों के लिए पेट्रोल या डीजल की कारों के लिए पेट्रोल या डीजल जो होगा राजस्व व्यय माना जाएगा, बाकी जो है वो पूंजीगत व्यय माने जाएंगे। ठीक है भैया, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है। तो पूंजीगत खाता व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, बाकी जो है कार्यालय उपकरण मूल्य मशीन ये नहीं,
कार्यकारी उपकरण जो रियल अकाउंट है, मूल्यह्रास नॉमिनल अकाउंट है, मशीन हमारा रियल अकाउंट है। ओके, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से वास्तविक खाते हैं। तो वास्तविक खाते की मतलब हो गया भैया रियल अकाउंट, संपत्ति खाता तो कैश अकाउंट जो है वो आपका, और मशीन अकाउंट। सिर्फ ये दो अकाउंट जो है आपके ये रियल अकाउंट है, बाकी जो है ड्राइंग और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, जबकि डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है। ओके, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, व्हाट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैश बुक। इसमें से कैश बुक का कौन सा फीचर्स है। तो कैश बुक जो है वो मूल प्रविष्टि की पुस्तक है, के साथ साथ अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक भी है। ये फाइनल एंट्री भी है और प्राइमरी एंट्री भी है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक खाते में क्रेडिट प्रविष्टि का अर्थ। तो वास्तविक खाते में से मतलब है संपत्ति से, और संपत्ति को क्रेडिट कब किया जाता है और कम संपत्ति को डेबिट कब किया जाता है। तो संपत्ति के परिसंपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होगी, वास्तविक खाते में क्रेडिट यानी उधार का लेखा होगा, तो उधार का लेखा होने पर क्या होगा भैया तो असल में उधार का लेखा का मतलब हो गया परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना, संपत्ति के मूल्य में कमी होना, मतलब संपत्ति जो है जब कम होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने संपत्ति बेच दी। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते का उदाहरण है। तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता मतलब बाय नेचर तो ये ऐसा लगता है जैसे ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके आगे कुछ शब्द जोड़ देने से जो होता है ये व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, जैसे बकाया, पूर्वदत्त, आदत, अनुपार्जित, उपार्जित। ठीक है, तो ये जो है असल में बकाया किराया जो है ये व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों के लिए नाममात्र खाता बही में तैयार किया गया एक स्थानापन्न खाता है लेकिन कुल आंकड़ों के साथ, तो भैया ऐसा होता है कि कभी कभी हमें उधार बिक्री नहीं दी होती, देनदारों से प्राप्त राशि, डूबत ऋण, देनदारों का प्राप्य ऋण नहीं दे रखा होता, डूबत ऋण नहीं दे रखा होता, क्रय वापसी नहीं दे रखी होती, विक्रय वापसी नहीं दे रखी होती। तो ऐसी दशा में हम देनदार खाते का निर्माण करते हैं, नहीं जब हम, हाँ तो आगे देखिएगा बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है रिटर्न आउटवर्ड को आवंटित किया जाना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न जो होता है वो परचेज को क्या करता है भैया, परचेज रिटर्न परचेज की अमाउंट को कम कर देता है। यानी जब हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं तो परचेज को जो है परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, हाँ तो ये परचेज खाते में चला जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता तो बही खाता। जो पुस्तपालन होता है वो वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना और उनका सारांशित करना कहलाता है। ठीक है, आगे बात आती है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि परीक्षण संतुलन तैयार करने की विधि नहीं है। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मेथड कोई ट्रायल बैलेंस तैयार करने की विधि नहीं है। सामान्य लेजर, सामान्य लेजर मतलब जनरल लेजर, किस लेजर में दोहरा प्रविष्टि प्रणाली पूरी की जाती है। तो सामान्य लेजर में पूरी की जाती है, क्योंकि सामान्य लेजर में जो है जब हम दोनों
एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर चलते हैं तो इसमें जो है सामान्य लेजर में, जनरल लेजर में जो है हम इसको दोहरा प्रविष्टि प्रणाली को पूरा हुआ माना जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि परीक्षण संतुलन समझने को प्रभावित नहीं करेगी? तो कौन सी त्रुटि परीक्षण संतुलन को प्रभावित नहीं करेगी? तो ऐसी त्रुटियां जो द्विपक्षीय त्रुटियां होती है वो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। तो यहाँ पर डी वाला सही आंसर हो जाएगा। सहायक पुस्तक में किसी प्रविष्टि की पूरी तरह सो छोड़ देना, जब कोई एंट्री पूरी तरह से छूट जाएगी तो डेफिनेट सी बात है, कोई एंट्री पूरी तरह से छूट जाने का मतलब हो गया कि ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, जिससे कि तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये कह रहा है अंक के दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की विशेषता देखनी है। तो दोहरी लेखा प्रणाली की विशेषता जो है भैया वो देखिएगा, पहली दूसरी तीसरी तीनों हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बातें विनिमय पत्र की विशेषताएं मानी जाती हैं? तो विनिमय पत्र की ये सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भैया, मूल्यह्रास वर्ष के अंत में निम्न में से स्थानांतरित करके बंद किया जाता है लेन, तो ये लाभ हानि खाता बंद किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये कह रहे हैं वर्ड फिल इन द ब्लैंक मैनी any amount held by the way of providing for depreciation, renewal or depreciation is the value of property, or to provide for a non liability the amount on which cannot be admitted with sufficient accuracy। तो देखिए भैया, ये जो है प्रावधान कहलाता है, जो हमें ज्ञात तो होती है हानियां या फिर दायित्व, लेकिन हम उनकी वास्तविक रकम का अनुमान नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, ये प्रावधान कहलाते हैं। उसके बाद में अगली चीज आती है भैया, मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों का प्रचलन किसके कारण होता है? तो देखिएगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन production method, change in market demand for the product or served, the loss, legal or other transaction, ठीक है, वो सब के सब इसी में आते हैं। आगे देखेंगे, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, with respect to double account system which of the following statement is correct? तो यहां पर बात आती है बेटा डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री और डबल अकाउंट दोनों अलग अलग सिस्टम है। डबल अकाउंट सिस्टम जो है वो इंग्लैंड की देन है, ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम इटली की देन है, ठीक है। तो देखिएगा, दोहरा लेखा प्रणाली आ गया समझ भैया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है
with respect to double account system, which of the following statement। तो पहला क्वेश्चन है भैया, रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ P&L अकाउंट। गलत, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह जो है वो नेट रेवेन्यू अकाउंट खिलाता। आगे देखिएगा, अगला देखिए भैया। हाँ, तो रेवेन्यू जो है वो अप्रोप्रिएशन नेट रेवेन्यू अकाउंट खुलता है, नेट रेवेन्यू अकाउंट। ओके, P&L अप्रोप्रिएशन के तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। आगे देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है 32। सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं वालों को प्रस्तुत करता तो इंग्लैंड की है ब्रिटेन, यह भी बताया था मैंने। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम एंड बैंक ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, आगे देखिए भैया, बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय ट्रांजिट में जमा के लिए क्या व्यवहार किया जाएगा। तो ट्रांजिट का मतलब है कि आपने जमा होने के लिए भेज दिए लेकिन जमा नहीं हुए। तो ऐसी दशा में कि जब हम चेक जमा होने भेजते लेकिन जमा नहीं हुए, तो ये क्या होता है, अंतर का कारण बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा बेटा आपसे, निम्नलिखित में से बैंक की विशेषता नहीं है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 34, बैंक समाधान में व्यक्त कर तैयार कर, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भैया। ट्रांजिट की मतलब कि हमने जमा होने के लिए भेज दिया लेकिन जमा नहीं हुए, तो सी में चला जाएगा। आगे देखिए, रिपेयर ऑफ मशीनरी शुड बी अपॉर्शन्ड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ मशीनरी के आधार पर इसको करते हैं भैया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मशीनरी की हिम्मत, मशीनरी की मरम्मत, मशीनरी की मरम्मत के मूल्य ह्रास विभिन्न विभागों में इस आधार पर किया जाना चाहिए। तो भैया क्या है, कोई कॉस्ट एंड इंटरेस्ट के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है भैया, तो मशीन पर जो ह्रास लगेगा वो वैल्यू ऑफ मशीनरी के आधार पर लगेगा और वैल्यू ऑफ मशीनरी के आधार पर लगना चाहिए। ठीक है, आगे आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड अंडर द परचेस सिस्टम कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ मटेरियल इज इशूड। तो लीफो मेथड के द्वारा जो है यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ए कॉपर माइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये वेस्टिंग एसेट्स के जो है एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करते। बैलेंस शीट में निम्नलिखित का सत्यापन शामिल है। तो संपत्ति का भी है, देयता का भी है, आय और व्यय खाते का भी है, ये सभी है। ओके, आगे बात करते हैं भैया। What is the prime object of an audit in the view of section 129? तो सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो क्या होगा भैया? To ascertain that financial statements show true and fair view of true and weight view of its financial position and अर्निंग। आगे देखिए, ये कह रहे हैं द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर आर कवर्ड अंडर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए, राइट एंड ड्यूटीज की बात चल रही है, तो ये धारा 143 से संबंध रखती है। धारा 143। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। तो ये जो हो जाएगा भैया बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन है, इसका बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये ईएस हो जाएगा भैया। आगे देखिएगा, ईसीएस, ये कह रहा है ई कॉमर्स में वर्गीकरण को निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा समुदाय है। तो ये B2B है, सबसे बड़ा समुदाय B2B माना जाता है। ओके, आगे देखिएगा, प्लास्टिक मनी, तो ये डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मनी है। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं ई बैंकिंग में स्कीमिंग का मतलब, तो महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करना और धोखेबाजी की पहचान करना। तो क्या होगा भैया? तो देखिए भैया, इसका ए हो जाएगा।
आगे देखिएगा 45, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 982 रुपए और 7 वर्ष में देखिएगा कोई धन साधारण ब्याज से जो है भैया 4 वर्षों में 924 हो गया, हमें नहीं पता कितने रुपए की दर से, तो ये मान लिया हमने 100 रुपए है X% की दर से। ठीक, तो कितना हो गया भैया, तो ये 8% आ जाएगा। कैसे आएगा 8%, जरा देखिएगा। 4 वर्ष का कितना मिला, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। समझ में आ गया कैसे आएगा भाई, 924 रुपए है तो हमने मान लिया कि 100 रुपए है नी, मूलधन 100 रुपए है, X% की दर मान ली हमने, X% की दर मान ली हमने। ठीक है, तो X% के हिसाब से जो है तो देखिए भैया, इसे सोल्व इस तरह से कर लेंगे कि 100 रुपये मान लेंगे और एक्स दर मान लेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो होता है x गुणा साधारण ब्याज की दर गुणा चक्रवृद्धि ब्याज बटे 100। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 चौक 20,000 आ जाएगा। तो उस दशा में हम एक एक करके रख करके देख लेंगे इस आधार पे, तो यह हमारा 8% राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है यदि हरि अपने घर से कार्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से चलता है, चलिए साइकिल चला, यदि हरि अपने घर के कार्यालय से 4 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है और 15 मिनट देर पहुंचता है। ठीक है, यदि दूसरे अकॉर्डिंग बात करते हैं अगली, तो देखिए यदि हरि अपने कार्यालय से 4 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है तो 15 मिनट की दूर से पहुंचता है, और अगर वो चाल बढ़ा देता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के क्या होगा बेटा, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो 20x आ जाएगा, 20x यानी कि 20x प्लस 100 बराबर ये ब्याज हो जाएगा 3 साल का। ठीक, उसके बाद में 7 साल का निकाल लेंगे इसी तरह से, तो ये आएगा हमारा, तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 1/7 की पूर्णांक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा हो जाता है,
यानी 1/7 का 7/1 यानी 7 हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा भैया, 1/7 था तो 1/7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 3 संख्याओं का में से 12 और उनका एलसीएम 36 44 है। तो हमने मान लिया कि 12x है, सपोज करो। ठीक, अब 12x है, 36x और 48x है। ठीक है, तो अब हमें क्या है भैया, अब हमें क्या बताना है 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा हो जाता है, यानी 7 हो जाएगा। 3 संख्याओं का में से 720 उनमें से 2 संख्याओं का तो आगे देखेंगे भैया, ये 1 आ जाएगा। तो अगला 3 संख्याओं का ब्योरा 12 प्लस हमने 12 मान लिया, तो तीसरी संख्या 12 हो गई, तो ये हो गया 36 4, तो ये 60 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, घनाभ का आयतन 4600 सेंटीमीटर घन मीटर है। तो भैया इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपका 80, ठीक है, इसका जो है 80 आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया, आगे एक खोखले गोला बेलन में आधा डूबा हुआ है और बाद में इसका क्या होता भैया, गोले का बाह्य व्यास 42 सेंटीमीटर है। तो गोले की पदार्थ का आयतन 3087 सेंटीमीटर है। तो गोले के पदार्थ का घनत्व लगभग कितना होगा, तो ये होगा 6.3 ग्राम घन सेंटीमीटर। और उसके बाद में बात करता है ये आगे देखिए, पाइप ए बी दोनों भरते हैं 20 और 30 दिन में। तो देखिएगा, पाइप ए तथा बी दो टंकी हैं, 20 और 30 मिनट में भरते हैं पाइपों के। इसे क्या करेंगे भैया, पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका जो हो जाएगा 72 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 दिन में भर सकते हैं। पाइप इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है यदि पाइप आवाज तथा साको क्रमिक रूप से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो देखिएगा, इसका आंसर आएगा 20 और 30 2 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन का काम 1/20 1/30 मिनट में कर लेंगे। पाइप को इसे 24 घंटे की करती 24 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है भैया, तो ये इसका आएगा 72। ठीक है, ये दोनों प्लस कर लेंगे, ये माइनस करेगा, एक पानी खाली कर रहा है, 2 भर रहा है। तो 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/24, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 72 घंटे आ जाएगा, 72 मिनट में। अगला क्वेश्चन देखिए भैया,
राम ने एक गाय को 20% लाभ पर बेचा, तो ये ठीक है, तथा रहीम ने इसे रोबोट को 25% लाभ पर बेचा। यदि रोबोट ने 900 रुपये में खरीदा तो भैया 900 रुपये जो है प्रॉफिट के साथ ही तो है, तो 900 गुणा 100/125 करके निकाल लेंगे, तो 900 गुणा 100/125 से निकल आएगा। ठीक ठीक उसी तरह से जो निकल के आएगा फिर उसका 100/120 करके निकालेंगे, तो ये 600 आंसर आ जाएगा भैया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल का फॉर्मेट है? तो ये QT जो है वीडियो फाइल का फॉर्मेट है। किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की, इसका पता लगाने के लिए कौन से में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुकीज का प्रयोग किया जाता है। नोटपैड, HTML कोडिंग में निम्नलिखित में से कौन से HTML एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो नोटपैड का होता है। इंटरनेट यूज करता है पैकेट स्विचिंग। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। जब कोई मेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से किसे में से मैसेज को कंटेंट का वर्णन करता है? तो ये सब्जेक्ट कहलाता है। क्या आपने भेजा, सब्जेक्ट का कंटेंट जो है सब्जेक्ट बताएगा क्या क्या कंटेंट हो गए। अच्छा, वेबसाइट की मतलब है, तो वेबसाइट का मतलब होता भैया क्या, संबंधित वेब पेजों का एक समूह। आगे देखिए, प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? तो $@A। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो कि विंडोज को वेब पर के रूप से चलाने का काम करता है, ये वेब ब्राउजर कहलाता है भैया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस की पहचान करना आसान पोस्ट ऑफिस बॉक्स के पहचान करता है? ठीक है, तो ये ईमेल एड्रेस है। ओके, आगे देखिएगा, असाइनमेंट मेल के लिए शब्द का प्रयोग, असाइनमेंट मेल में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्पैम का प्रयोग किया जाता है भैया। ठीक है, ये आज का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा सॉल्यूशन लेकर आते हैं, तब तक के लिए याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।